भी लोकेटेड है और अभी तक हमारी जो भी रोटी बीटी का व्यवहार उनके साथ चल रहा है, वो बाम्बू काम करने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बालाघाट के एरिया में रहते हैं, उनको कंडरा बोलते हैं। और कंडरा समाज या कंडरा जात जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में एसटी में सम्मिलित है। वैसे ही कर्नाटका में अपन देखते हैं तो कर्नाटका में भी बुरुड, मेदा और मेदारी, ये जो भी कास्ट है, कम्युनिटी है, वो शेड्यूल ट्राइब में आती है। और महाराष्ट्र में जो पुरुष समाज है वो एससी में आता है। और अभी अभी मेरे मित्र ने बोला है कि हम जो तेलंगाना में आते हैं वो ओबीसी में आते हैं। जब यहाँ इस कंट्री का डिस्कवरी हुआ और डिस्कवरी होने के बाद यहाँ पे जो मूल निवासी हैं वो मूल निवासी मीन्स आदिवासी, और वो आदिवासी का उस समय जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था और उनका जो ये भारत देश के ऊपर जो जल जमीन जायदाद जो है उसके ऊपर उनका अधिकार था। लेकिन अपने कंट्री पे जब आक्रमण हुआ और आक्रमण होने के बाद इंग्रज लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो आदिवासी की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सपोज इनका जल जमीन हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है और डिफ़िकल्ट है। उन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी जो ट्राइब है, वो ट्राइब के जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जाति है, उनको डिवाइड करके किसी को ओबीसी में, किसी स्टेट में उसको एससी में, किसी स्टेट में उसको एसटी में, इस तरह से अलग अलग और किसी में तो ओपन में भी रखे गए हैं। तो दैट इज द पॉलिटिक्स एक्चुअली, कि उस समय अंग्रेजों को आदिवासी को डिमिनिश करना था और यहाँ पे इस देश पे राज्य करना था और यहाँ का जो संसाधन है वो यूटिलाइज करना था, इसीलिए उन्होंने किया हुआ ये षड्यंत्र था। मित्रों, जब बुरुड समाज का जो इतिहास देखते हैं, मेरे पास करीबन गवर्नमेंट के रिपोर्ट जो है 100-150 रिपोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के गैजेट्स माने जाते हैं और गवर्नमेंट ने सर्वे करने के बाद उसमें वो लिखा हुआ है। तो मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ कि बुरुड समाज जो है पहले से यहाँ का मूल निवासी और आदिवासी कहके रहता था, लेकिन जब अंग्रेजों का यहाँ आक्रमण हो गया और उसके बाद हम इधर उधर बिखरे गए हैं। अभी कुछ स्टेट में हमारे जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, हम उनके साथ शादी करते हैं, उनकी लड़की हमारे घर में बुरुड समाज में देते हैं, बुरुड की लड़की वो कंडरा के समाज में देते हैं, जो कंडरा जात वहाँ एसटी में है और हम यहाँ एससी में हैं। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मुझे ऐसे लगा कि बुरुड समाज जो है एससी में क्यों आया। तो एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पे आता है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, ये डिस्ट्रिक्ट में हमारा बाम्बू काम करने वाला समुदाय वहाँ पे रहता है। और ये समुदाय रहते हुए जब मैं संविधान का जो 342 आर्टिकल में पढ़ता हूँ तो वहाँ पे वो कुछ क्लास दिए हुए हैं, कुछ नियम हैं कि ऐसे ही किसी जाति को, किसी कम्युनिटी को किसी कैटेगरी में डाला नहीं जाता, उसका एक प्रोटोकॉल है। तो उस समय जब भी एससी एसटी ओबीसी का जो डिवाइडेशन करना था उस समय सर्वे हुआ, गैजेट बने और ये गैजेट बनाते समय वहाँ गलतियाँ हुई है मित्रों, और ये गलतियाँ जानबूझ के भी हुई है, ये मैं कहता हूँ। और मेरे साथ जो भी शेड्यूल ट्राइब के जो महान साहित्यिक है डॉक्टर विनायक तुंगराम, वो अपने किताबों में ये बात बोले हैं कि बाय इंटेंशनली द ट्राइब डिवाइडेड इनटू द ओबीसी, एससी, एसटी एंड ओपन टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब। और ये षड्यंत्र के तौर पे हमारा जो भी डिवाइडेशन हुआ वो अलग अलग हुआ। मैं कहता हूं कि संविधान में जो क्लॉज दिया हुआ है शेड्यूल कास्ट में एकाध कम्युनिटी को, एकाध कास्ट को डालना है तो उन्होंने 5 क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। वो कौन कौन से? तो ये बैकवर्ड होना चाहिए, लेकिन एससी में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है वो है उस जाति के लोगों का जो छुआछूत बोलते हैं या उसको डिप्राइव्ड किया हुआ है, उसका जो है अपन मराठी में विकार मानते हैं, वैसे कम्युनिटी को हम शेड्यूल कास्ट में डाला जाता है। वो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि जिस कम्युनिटी का जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, वो सपोज अस्वच्छ अनक्लीन टाइप का है, जैसा महार, मांग, मेकर, ये जो एससी कैटेगरी में जो बाकी के कास्ट आते हैं उनका व्यवसाय जब देखो तो अनक्लीन करके है,
और ये गवर्नमेंट गैजेट में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में वो मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से जाति का व्यवसाय अनक्लीन है और कौन से जाति का व्यवसाय क्लीन है। आप सब यहाँ बैठे हुए, आप क्षण भर अपने खुद को पूछो कि हमारा पुरुष समाज का जो बाम्बू व्यवसाय है वो कौन से एंगल से अनक्लीन है। वो अनक्लीन ये कैटेगरी में आता ही नहीं है। और इतना ही नहीं तो पुरुष का जो भी बनाया हुआ टोपली या सूप है या जो भी आर्टिकल्स है वो शुभ कार्य में लेके जाते हैं। तो पुरुष समाज शेड्यूल कास्ट में आया कैसे, तो उसका जब हम स्टडी करते हैं, मैं खुद उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन गैदर किया तो मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में हम जो पुरुष हैं, सबसे पहले हमें एससी का आरक्षण महाराष्ट्र में हमें मिला, जो लोकलाइट जो गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा इस जिले में बाम्बू काम करने वाले हैं। लेकिन उसी समय यही एरिया में एक बसोड़ नाम का भी समाज था और वो बसोड़ समाज जो है माइग्रेटेड फ्रॉम ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। सो ओडिशा में आप अभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं कि बसोड़ समाज का ऑक्यूपेशन क्या है। बसोड़ समाज का ऑक्यूपेशन था पिग रियरिंग, इसका मतलब है कि डुक्कर पालना। और डुक्कर पालने का ये धंधा जो है बसोड़ समाज का था। और उसके साथ साथ हमारे जैसे पुरुष कम्युनिटी का जो बाम्बू काम का, बाम्बू वर्कर का जो काम है या ऑक्यूपेशन है, उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया, आत्मसात कर लिया। उनका पारंपरिक व्यवसाय बसोड़ समाज का बाम्बू काम नहीं है। उन्होंने बुरुड़ समाज, कंडरा समाज, मेधा इनके थ्रू वो जो है अडॉप्ट किया है। उनका पारंपरिक हेरिटेबल वो व्यवसाय नहीं है। और वो भी बसोड़ समाज इसी एरिया में रहता था। जब 1901 में जनगणना हुई और 1901 में जनगणना होते समय जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर आते थे, उन्होंने पाया कि ये बसोड़ समाज भी तो बाम्बू काम ही करता है और ये बुरुड़ समाज भी बाम्बू काम करता है। अभी ये बाम्बू काम करने वाले दोनों तो सेम हैं। तो इसीलिए आप गूगल पे सर्च करो, महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में जितने भी गैजेट 1901 से पब्लिश हुए हैं 2011 तक, आपको बुरुड़ का स्पेसिफिकली जनगणना रिपोर्ट में कोई भी लोक संख्या हो या उसका कोई भी आंकड़ा आपको नहीं दिखेगा। हमारी जनगणना जो है बसोड़ और बुरुड़ ये एक ही है, वो बाम्बू वर्कर है करके हो गई है। और उनके वजह से जो एक बाम्बू काम करने वाला बसोड़ समाज जो बाम्बू काम के साथ साथ पिग रियरिंग का काम करता है, डुक्कर पालने का काम करता है। और डुक्कर पालना ये जो भी ऑक्यूपेशन है वो अनक्लीन में आता है। और वो अनक्लीन में आने की वजह से बसोड़ को शेड्यूल कास्ट में डाले। क्यों? क्योंकि वो अनक्लीन व्यवसाय करते हैं और उसके साथ साथ बाम्बू व्यवसाय भी करते हैं। और उनके साथ साथ हम बुरुड़ समाज वो भी बाम्बू व्यवसाय करते हैं। इसलिए बसोड़ और बुरुड़ जो है उनका जनगणना जो है वो 60 में किया हुआ है। और 2011 के सेंसस रिपोर्ट में आप गैजेट पब्लिश है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप निकाल के देखो, वहाँ 35,000 महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बताई गई है, जिसमें बुरुड़ और बसोड़ ये दोनों का दिखाया गया है। सो मित्रों, महाराष्ट्र में एससी में बुरुड़ समाज आया कैसे, तो इसका जो भी फाउंडेशन है ये है जो गवर्नमेंट लेवल पे उस समय जो गलती हुई है कि बुरुड़ समाज को अनक्लीन व्यवसाय नहीं करते हुए भी शेड्यूल कास्ट में डाला गया, क्योंकि बसोड़ समाज और बुरुड़ समाज ये एक समझ के उनका जनगणना हुई है। और इसीलिए हमने अभी पढ़े लिखे हैं, उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि इसी नागपुर सिटी के जो हमारे बांधव हैं वीकेजी मंचलवार साहब, उस वीकेजी मंचलवार साहब ने एक पहल की थी कि हम बसोड़ और बुरुड़ अलग अलग हैं। बसोड़ हम नहीं हैं और बुरुड़ जो है बसोड़ से कोई भी सांस्कृतिक या कोई भी ऐसे रिजेम्बलेंस उनमें नहीं है। और इसीलिए वीके मंचलवार जी ने फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ यह प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन दिया था कि इन द विदर्भा रीजन वॉट एवर द बुरुड़ कम्युनिटी इज लोकेटेड, all बुरुड़ community should be included into the scheduled tribe। और scheduled tribe के लिए फर्स्ट टाइम वीके मंचलवार जी ने जब यहाँ पे प्रयास किया था और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी किया और एक समिति गठित हुई। अभी ये समिति गठित होने के बाद भी
हम महाराष्ट्र के जो बुरुड हैं वो एससी में रहे, एसटी में गए नहीं, या नहीं हमें एसटी का आरक्षण मिला। तो उसका रीजन क्या है? तो उस समय जो आयोग बैठाया था केंद्र सरकार में, और उनके ऑफिसर ने कोई भी कम्युनिटी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ क्वेश्चन आयर बनाते हैं, और वो क्वेश्चन आयर आपका सांस्कृतिक, आपका इकोनॉमिक, आपका राजकीय, सारे लेवल पे जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्वेश्चन आयर बनाते। वो क्वेश्चन आयर उन्होंने बनाया था, और वीके मंचलवार जी और इसी नागपुर सिटी के सुलभेवार जी, ये दो लोग नागपुर विदर्भ के बुरुड के रिप्रेजेंटेटिव करके दिल्ली में गए थे और हमारे कास्ट को एसटी में लाने का प्रयास किए थे मित्रों, लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो उस समय उनको कुछ क्वेश्चन किए थे, उस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐसे थे कि वो दो क्वेश्चन के आंसर मंचलवार जी इन्होंने बराबर दिए नहीं, बोलो, या उनके पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं था। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं और मैं होशियार हूँ। कैसे होता है कि कोई भी आदमी के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती। मैंने जितना नॉलेज गैदर किया वो मेरे पास है, हो सकता है कि कुछ नॉलेज मेरे पास भी नहीं हो। वैसे ही वो हो गया, और वहाँ पे आयोग ने उनको क्वेश्चन पूछा था सर कि आपके बुरुड कम्युनिटी का यहाँ पे बहिष्कार किया जाता है क्या? आपको छुआछूत जो है ये वर्ड यूज किया था, और वो भी जो कन्वर्सेशन है मंचलवार जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समिति के मेंबर से, चेयरमैन से, वो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो मंचलवार जी ने उनको बताया कि हाँ, हमारे बुरुड कम्युनिटी को यहाँ पे छुआछूत मानते हैं या हमें थोड़ा सा आइसोलेटेड रखते हैं। ये बात जो है गवर्नमेंट अपने जो एसटी में इंक्लूजन करने के फेवर में नहीं थी। किसी भी कम्युनिटी का सपोज छुआछूत मानते हैं या यह सोशल स्टिग्मा है, तो संविधान में ऐसे लिखा है कि सपोज इस तरह के कम्युनिटी को सपोज आइसोलेटेड रखे जाते हैं और उसको छुआछूत करके मानते हैं, तो वैसे कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में ही दिया जाता है एज ए दलित करके। लेकिन वो सपोज क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे उन्होंने ना में देते कि नहीं, हमारा छुआछूत वगैरह कुछ ऐसे मानते नहीं हैं। तो शायद हम उस समय ही शेड्यूल ट्राइब में होते, और आज यहाँ पे ये जो बुरुड समाज का सम्मेलन होता वो आदिवासी सम्मेलन या शेड्यूल ट्राइब के माध्यम से चला रहता। दूसरा क्वेश्चन उनको ये पूछा गया था कि इस महाराष्ट्र में आप जो बुरुड हैं, जो बुरुड तेलंगा बुरुड कहा जाता है, वो बुरुड शेड्यूल ट्राइब में हम मान के चलते कि आप बोल रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब में वो आना चाहिए, हम आदिवासी हैं, हम गोंड से रिलेटेड हैं। उनको प्रश्न पूछा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अदर जो बुरुड समाज है महाराष्ट्र में, जैसे हमारा जो सरनेम है हीरापुरे, नागापुरे, आंडे, बोरकर, तो ये भी तो बुरुड ही है ना। डॉक्यूमेंटरी हम भी बुरुड थे, लेकिन शायद उस समय हम, आज गैनेवार जी को मैं नहीं जानता था 15 साल पहले, वो मेरे को नहीं जानते थे। महाराष्ट्र में ऐसे 3 टाइप के बुरुड हैं, एक कर्नाटकी बुरुड है, एक तेलंगी बुरुड है और एक मराठी बुरुड है। लेकिन इनका आपस में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं था। हम अभी तक यही 70 साल में यही बोलते गए कि ये हमारे नहीं हैं, वो हमारे नहीं हैं, हम अलग हैं, और हर कोई कम्युनिटी अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश की। और इसके वजह से क्या हुआ कि उनका जो क्वेश्चन था कि अदर बुरुड जो है आपके गढ़चिरौली चंद्रपुर में, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कि वो भी तो डॉक्यूमेंटरी बुरुड ही लिखते हैं, आप भी बुरुड लिखते हो, तो बुरुड आप जो है वो आप आदिवासी कहलाते हैं, तो वो बुरुड फिर आदिवासी नहीं है क्या? तो उन्होंने, आप चेक कर लो वो रिपोर्ट में, उन्होंने नहीं बोला कि वो हमारे आदिवासी नहीं है, हम आदिवासी है। फिर गवर्नमेंट ने उनको क्वेश्चन पूछा कि आदिवासी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए बुरुड जो है उनको कैसे आदिवासी करके आइडेंटिफाई करेंगे? तो मंचलवार जी ने उनको आंसर दिया, शायद वो आंसर प्रॉपर नहीं था मेरे ख्याल से। उन्होंने आंसर दिया क्या कि जिनके सरनेम में वार लगता है वो आदिवासी बुरुड है, और जिनके सरनेम में वार नहीं लगता वो आदिवासी नहीं। और शायद ये 2 क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमारे
अपोज में गए और हमारा बुरुड समाज एससी में ही रहा और हमारा बुरुड समाज शेड्यूल ट्राइब में नहीं गया। अभी बात करते हैं कि सुबह पहले सत्र में बोला गया था कि जोरगेवार रिस्पेक्टेड जोरगेवार सर ने भी बोला कि ये इसके पद में पढ़ो मत। मानते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब तक अपन प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं तब तक अपने को डिफिकल्ट लगता है। तो इसके लिए 4-5 साल के पहले हमने यही एजेंडा लेके औरंगाबाद में माननीय खासदार साहब खैरे जी के सामने ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। खैरे साहब के जावई जो है सुरवे, डॉक्टर सुरवे और मैं, और वहाँ पे भी अपने ब्रूड कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए थे। तब खैरे साहब ने ये बात की थी कि मुझे नहीं लग रहा था 70 साल में कि हम बुरुड समाज एसटी में जा सकते हैं, लेकिन प्राध्यापक हीरापुरे जी ने जो प्रेजेंटेशन मेरे सामने दिया विद डॉक्यूमेंटेशन, उससे मुझे अभी विश्वास हो रहा है कि हम डेफिनेटली सपोज प्रयास करते हैं तो आदिवासी में जा सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आदिवासी में जाना नहीं जाना, एससी में रहना, इसका क्या मतलब, क्यों चाहते हैं सब लोग ये यहाँ पे आ गए हैं। इवन महेंद्रा जो कम्युनिटी है वो भी एसटी में जाना चाहती है। कर्नाटका में हड़पी सर है, उस समय 5 साल पहले हम हड़पी सर से सुरवे साहब घर जाके करीबन 200-250 पेपर उन्होंने कलेक्ट किए थे और हड़पी साहब ने हमें आश्वासित किया था कि कर्नाटक में बुरुड मेदारी को जैसे मैंने एसटी में लाया वैसे महाराष्ट्र में एसटी में लाने के लिए मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा। उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूं। और उस समय से हम अभी तक वही मुद्दे पे हैं। मानते हैं कि एससी में 30% आरक्षण है, लेकिन अपन उसका प्रॉपर थिंकिंग नहीं करते। महाराष्ट्र में 13% जो है एससी की कम्युनिटी है और एससी में 59 कास्ट आते हैं एससी कैटेगरी में, जिसमें हम भी हैं। अभी मान के आप जो 2011 का रिपोर्ट देखते हो, सेंसस रिपोर्ट, ये एससी कैटेगरी में 80% महार लोगों का पॉपुलेशन है और महार लोगों का पॉपुलेशन है। और 70 साल में हम एससी में आने के बाद भी हमने कभी बाबा साहब को नहीं माना, हमने कभी ज्योतिबा फुले को नहीं माना, हमने कभी सावित्रीबाई फुले के विचार को नहीं माना, क्योंकि हम हमेशा एससी में तो हैं, लेकिन हमारे इसमें अभी भी ऐसा बर्ताव है हमारे लोगों का कि हम खुले मन से एससी बताते नहीं। हमें शर्म आती है कि हम एससी में हैं बताने के लिए। ऐसे बहुत सारे मेरे को लोग मिलते हैं जो कैटेगरी में हम बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी को बताने में क्या की शर्म है। और वो कैटेगरी का जो बेनिफिट हमने 70 साल में लेना चाहिए था, जो बाहर लोगों ने लिया, वो हमने नहीं लिया। दूसरी बात है कि सुबह के सत्र में कुछ बोला गया है कि जो बांबू व्यवसाय का उद्योग ओपन करने के लिए गवर्नमेंट का कुछ फंड होना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बांबू विकास महामंडल है और उसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो नागपुर में है। कितने पूर्व लोगों को पता है कि हमारे नागपुर सिटी में महाराष्ट्र विकास मंडल है। वहाँ पे डायरेक्टर कल्याण कुमार साहब हैं और वो मुझे जब मैं मेरे कम्युनिटी के गढ़चिरौली चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के जो लोगों को 20-25 लोगों को, क्योंकि अभी बांबू नहीं मिल रहा है सर, उनके खाने के वादे हो गए, वो मिले कि सर हमें अभी कैसे दिएंगे। तो मैं उनको लेके वो ऑफिस में गया और कल्याण कुमार साहब को जब मिला तब वो मुझे क्या बात बोले, वो हमारे कम्युनिटी के लिए शोकांतिका है। वो बोले कि हमारा जो बांबू विकास महामंडल है वो 2017 में इस्टेब्लिश हुआ, काहे के लिए कि जो बांबू वर्कर है उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ाने के लिए, उनका जो है प्रोग्रेस करवाने के लिए। लेकिन 2017 से आज 2025 में फर्स्ट टाइम बुरुड कम्युनिटी के लोग यहाँ इस ऑफिस में विजिट किए। यह हमारे लिए बुरुड समाज के लिए शोकांतिका है। हम सिर्फ कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए गवर्नमेंट से जो योजना है उनकी इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। आपको मैं बताता हूँ कि हमारा एसोसिएशन 4-5 महीने में इतना अच्छा हुआ कि वहाँ सर बांबू आर्टिजन के लिए ट्रेनिंग भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और सुबह जो बात हुई कि हमें फंड देना चाहिए 50%, मैं आपको बताता हूँ कि बांबू विकास महामंडल जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसमें 7-8 प्रोजेक्ट है।
ये बाम्बू आर्टिजन का आप उद्योग उभारना चाहते हो तो 15 लाख रुपए वो डिपार्टमेंट आपको देता है और वो 50% सब्सिडी पे है। सिर्फ 7.5 लाख रुपए आपको खर्चा करना है, 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रहा है। बाम्बू जो है, बाम्बू आर्टिकल्स बनाने का एक ही व्यवसाय नहीं हो सकता। बाम्बू फर्नीचर का अलग सा प्रोजेक्ट है, उसमें भी 15 लाख रुपए आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ जो है बाम्बू जो है ज्वेलरी का एक प्रोजेक्ट है, वो बाम्बू के जो ज्वेलरी के आर्टिकल छोटे छोटे बनाते हैं उसको 4-5 हज़ार में एक छोटे कान में लगाने के आर्टिकल बेचे जाते हैं। हमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया और वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद पता चला कि हम जो पारंपरिक व्यवसाय कर रहे हैं वो हमारे पास कला है, लेकिन वो कला के साथ साथ सपोज अपन बदलते दुनिया के साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो हमारे कम्युनिटी का प्रोग्रेस इजीली हो सकता है। और इसीलिए हमने अभी वहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया और वो विकास महामंडल के तरफ से हमें 15 लाख का प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है। ऐसे ही महाराष्ट्र के पुरुष समाज जो है वो जो भी शासन का योजना है उसका फायदा लेना चाहिए। कब तक अपन छुप के रहेंगे, कब तक हम एससी में आते हैं लेकिन ओपनली नहीं रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि एससी में भीमराव अंबेडकर योजना है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनके लिए 55,000 रुपये सालाना मिलते हैं, कोई नहीं लेता। अब मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ तो मुझे पता है सब बाहर जाति के लोग जो है उनके बच्चे जो है हमारी साइन लेने के लिए आते हैं कि सर भीमराव अंबेडकर योजना से मुझे 60,000 रुपये मिलने वाले, इसके ऊपर रेगुलर आता हूँ करके साइन करो। मेरे कम्युनिटी का एक भी बच्चा नहीं आता। नागपुर में SC ST के बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, आप लिस्ट हर साल लगती है, वहाँ जाके देखो। मैं इस बार जाके देखा और आयुक्त से मैं बात करके आया कि मेरा भी पुरुष समाज SC का ही भाग है, फिर SC के बाहर लोगों को हॉस्टल मिलता है, फिर मेरे पुरुष कम्युनिटी के जो लोग हैं विद्यार्थी है उनको हॉस्टल क्यों नहीं मिलता। तो ये इस तरह का फॉलो अपन करना चाहिए, पाठपुरावा करना चाहिए, तब जाके पुरुष समाज आगे बढ़ेगा। और बहुत सारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं समाज के हर घटक तक पहुँचो। और मेरा कहना है कि जो सिटी में रहते हैं, जो नौकरी पे लग गए हैं, उतना ही पुरुष समाज नहीं है। तो हमारे जो जंगल पहाड़ में अभी भी पुरुष समाज है जिनको खाने के वादे हैं, एक दिन में 100 रुपये वो कमाई नहीं कर सकते, आज भी वो बाम्बू काम ही कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना है। और बाम्बू मिलना चाहिए, ऐसा एक लास्ट वाला मुद्दा मैं लेता हूँ, उसका भी एक मैं बताना चाहता हूँ सर कि बाम्बू जो है हमारे कम्युनिटी को 1500 बाम्बू सालाना मिलते हैं। और जो जोरगेवार साहब ने बोला कि वो वही है, हमारे समाज के पास वो वही भी है, अभी तक मिलता था। अभी तक हमारे जो लोग हैं जंगल में जाके अपने मनपसंद बाम्बू कट करते थे, लेकिन आज ठेकेदारी पद्धत आ गई है और जो बाकी के कास्ट वाले जो हैं वो सारा बाम्बू यूज करके फर्नीचर और इधर उधर में वो अपना कमाई कर रहे हैं, और हमारे जैसे पिछड़ा जो भी पुरुष समाज है उनका हक का बाम्बू नहीं मिल रहा है। तो मैं 20 लोगों का जो मंच है वो लेके यहाँ के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्य जो डायरेक्टर है बाम्बू का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के श्री लक्ष्मी मैडम, उनके साथ मीटिंग किया और मैंने उनके सामने ये समस्या रखी कि पिछले 5-6 महीने से हमारे कम्युनिटी को बाम्बू नहीं मिल रहा है। तो ये बाम्बू क्यों नहीं मिल रहा है? तो उनका कहना है कि बाम्बू कट करना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, और वो बाम्बू कटाई जो रोकी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रोकी गई है। और क्यों रोकी गई कि बाम्बू जो है वो महाराष्ट्र में कौन सी एरिया में कितना है, इसका मैपिंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पिछले 15 साल पहले से बताया, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बाम्बू का मैपिंग अभी तक किया नहीं, और इसीलिए नाइलाज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बाम्बू कटाई रोक दी है। तो उसके लिए भी मैं मन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एसोसिएशन के तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलोअप लेना चाहिए और ये हमारे कम्युनिटी को बाम्बू मिलना चाहिए। और सबसे लास्ट में ये इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया, और मैं एक सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका एज तो काफ़ी बड़ा है, और बंडू जी गैनेवार सर, उनका कितना रिस्पेक्ट करें वो शब्द में नहीं अदा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैं मराठी का एक कवि है, उसने बहुत अच्छा बोला है,
आज सर की जो एज देख के और उनका जो भी ऑर्गेनाइज करते समय उन्होंने जो परिश्रम लिया है उनके लिए ये दो पंक्ति में आपको आपके सामने बोलना चाहता हूँ। आयुष्यासी करार माझा अजून बाकी आहे, आयुष्याशी करार माझा अजून बाकी आहे। बावळताना लखलखण्याचा, बावळताना लखलखण्याचा विचार बाकी आहे, आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे। आयुष्याची सकाळ माझ्या खरेच सुंदर गेली। अभी तक उन्होंने जितना भी सोसाइटी के लिए काम किया है वो बहुत अच्छा किया है और उनको जरूर सेटिस्फैक्शन मिला होगा, इसलिए ये पंक्ति उनके लिए है कि आयुष्याची सकाळ माझ्या खरेच सुंदर गेली, आयुष्याची सकाळ माझ्या खरेच सुंदर गेली। संध्येची मज फिकीर नाही, संध्येची मज फिकीर नाही, दुपार बाकी आहे, दुपार बाकी आहे। आज ज्या वयात ते एवढे धडपड करतात, आपण सर्वांच्या वतीने उत्तम आरोग्य त्यांना लाभावं ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। आणि आज तुम्ही दुपारची वेळ चालू आहे, तुमची संध्याकाळ अजून भरपूर बाकी आहे आणि तुमच्या हाताने असेच समाजाभिमुख कार्य अधिकाधिक होतील अशी मी आशा व्यक्त करतो। धन्यवाद सर। बहुत सारे लोग